नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स की यूनिट 5 के पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट 5 का टाइटल है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स अलोंग विद द टेक्सचुअल एनालिटिक्स। और पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने आपके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है, दैट इज जस्ट टेक्सचुअल एनालिटिक्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के कंपैरिजन में जो आपका ये टेक्सचुअल पार्ट है, ये बहुत छोटा रहने वाला है और करीब करीब 2 से लेकर के 3 टॉपिक आपके ऐसे बनते हैं जिनके अंदर से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछा जाता है। तो अगर आप लोग टेक्सचुअल एनालिटिक्स को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें टेक्सचुअल डेटा को समझना पड़ेगा। देखिए, डेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? डेटा अमूमन आपको नंबर्स की फॉर्म में गिवन होता है। डेटा के अंदर आपको मल्टीपल नंबर्स गिवन होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ कुछ डेटा ऐसे अवेलेबल होते हैं जहां पर हमें नंबर ना मिल करके हमें वहां पर या तो टेक्स्ट देखने को मिलता है या वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के डेटा को आप लोग टेक्सचुअल डेटा कहते हैं। समझ में है? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर, अगर आप लोग टेक्सचुअल डेटा को डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसा डेटा जो अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स एंड द टेक्स्ट। समझ में आया? जो भी डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में या तो वर्ड्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है इंस्टेड ऑफ द नंबर, उसको क्या कहते हैं? उसको आप लोग टेक्सचुअल डेटा के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, आपके कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट का रिव्यू दिया, तो वहां पर वो नंबर की बात नहीं करेगा, वो टेक्स्ट की बात करेगा या तो वो आपके वर्ड्स की बात करेगा। तो ये जो डेटा होता है ना, ये क्या कहलाता है? ये आपका टेक्सचुअल डेटा कहलाता है। आप कोई ईमेल की बात करते हैं तो वो भी आपका टेक्सचुअल डेटा होता है। आपके सोशल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके दरमियान जो आपके कमेंट्स होते हैं, वो भी आपके कैसे होते हैं सर? वो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं या तो वर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। दैट्स व्हाई वो सब किस में कंक्लूड किए जाते हैं सर? वो आपके टेक्सचुअल डेटा की फॉर्म में कंक्लूड किए जाते हैं। इसका मतलब आपका डेटा अगर नंबर की फॉर्म में है तो वहां पे आप लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा है वो वर्ड्स की फॉर्म में है, सेंटेंसेस की फॉर्म में है या तो टेक्स्ट की फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको टेक्सचुअल डेटा के नाम से जानते हैं। एग्जांपल क्या है सर? आपके कस्टमर का रिव्यू हो गया, ईमेल्स हो गए, सोशल मीडिया कमेंट्स हो गए, पीडीएफ जो आपका फीडबैक फॉर्म हो गया, इसके बाद जितने भी आपके चैट मैसेजेस हो गए, प्रोडक्ट रिव्यू हो गए, ये तमाम चीजें आपका जो किस कैटेगरी में आते हैं? ऐसे डेटा की कैटेगरी में आते हैं जहां पर डेटा आपको नंबर्स की फॉर्म में नहीं बल्कि आपके वर्ड्स और टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई इसको क्या कहा जाता है? टेक्सचुअल डेटा कहा जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पढ़ना है आपका टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हमें डेटा के अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन को या यूजफुल जो आपकी इनसाइट है उनको ड्राइव करना, वो क्या कहलाता है? वो आपका डेटा एनालिसिस कहलाता है। इसी तरीके से आपके पास एक डेटा ऐसा अवेलेबल है जो टेक्स्ट की फॉर्म में है या वर्ड्स की फॉर्म में है, तो जो आपके पास टेक्सचुअल डेटा अवेलेबल होता है उसके अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन को या इनसाइट को ड्राइव करना, ये क्या कहलाता है? ये आपका टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द टेक्स्ट डेटा। समझ में आए क्या करना है आपको? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप लोग डेटा के टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड द मीनिंगफुल इनसाइट। मैंने बताया ना, आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है अलोंग विद आपको मीनिंगफुल इनसाइट्स को ड्राइव करना है। ये क्या कहलाता है सर? ये आपका यहाँ पर टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस कहलाता है। बताइए, यहाँ तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा आपको यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल देखने को नहीं मिलेगा। 2-3 टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। और आर कोड की अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं ना, तो आर कोड मैं आपको दे दूंगा, आपको एज इट इज याद कर लेना है। समझने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सारी चीजें जब तक समझ में नहीं आती जब तक आप लोग उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो केवल आपको एंड मोमेंट पे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। जिन भी बच्चों के डेफिनेशन समझ में नहीं आया उनके लिए मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप लोग टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है आपके अनऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में इनटू द अंडरस्टैंडेबल बिजनेस इंफॉर्मेशन। समझ में आया ना? आपके पास जो भी
ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट पड़े होते हैं उनको कन्वर्ट करना है इनटू द अंडरस्टैंडेबल बिजनेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द टेक्सुअल डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपकी एक कंक्लूडेड डेफिनेशन है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। और अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं टेक्सुअल एनालिसिस की, बात करते हैं आर लैंग्वेज के अंदर, यानी कि आर लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट से किस तरीके से मीनिंगफुल इंसाइट निकाला जाएगा, तो वहां पर हम लोग कुछ मेथड्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और देयर आर द थ्री मेन टाइप ऑफ द टेक्निक जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तीन जो टेक्निक रहेंगी वहां पर आपका पहला रहेगा टेक्स्ट माइनिंग, दूसरा रहेगा कैटेगराइजेशन, तीसरा रहेगा सेंटीमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो इन तीन टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। तीनों टेक्निक का मीनिंग पढ़ लेना है, उनके अंदर एक बेसिक सा आर कोड आपको याद कर लेना है और इनकी इंपॉर्टेंस को आपको पढ़ना है। डेट सिटी से बाहर आपको एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका क्या रहेगा, टेक्स्ट माइनिंग रहेगा। टेक्स्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट माइनिंग की बात करते हैं तो टेक्स्ट माइनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न एंड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग के अंदर भी हम लोग आपके यूजफुल पैटर्न्स को और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, फ्रॉम ए लार्ज अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट डेटा इज कॉल्ड द टेक्स्ट माइनिंग। ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग का मतलब क्या है, जरूरी जानकारी आपको निकालना। ठीक है, क्या निकालना है, जरूरी जानकारी निकालना है। किसके अंदर से जरूरी जानकारी निकालना है, हमारे पास टेक्सुअल डेटा प्रेजेंट है, वो भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो आप जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसके अंदर से जरूरी जानकारी एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आप लोग बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के लिए यूजफुल इंसाइट ड्राइव करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो आपका टेक्स्ट माइनिंग कहलाता है। और टेक्स्ट माइनिंग के अंदर आप लोग याद रखिएगा, हमारे बिजनेस के अंदर टेक्स्ट माइनिंग हेल्प करता है आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कस्टमर के ओपिनियन को समझ में आए, कस्टमर क्या ओपिनियन लेके चलता है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी, हमारी फर्म के बारे में, हमें पैटर्न को अगर डिस्कवर करना है, अगर हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट माइनिंग करके टेक्निक है या मेथड है वो मदद करता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल के अंदर मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में समझाया हुआ है। अगर आप लोग मान के चलते हैं किसी कस्टमर ने रिव्यू दिया, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी इज एक्सीलेंट, आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी एक्सीलेंट है लेकिन जो आपकी डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा स्लो है, तो टेक्स्ट माइनिंग हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में फ्रीक्वेंटली यूज लाइक वर्ड्स। जैसे अगर आप लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं, तो इनको अगर आप लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी जो टेक्निक है दैट इज द टेक्स्ट माइनिंग, वो हमारी काफी हद तक मदद करती है, हेल्प करती है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग टेक्स्ट माइनिंग की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे हमारे पास कुछ स्टेप होती हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको डेटा को कलेक्ट करना है, क्लीन करना है, अननेसेसरी वर्ड को रिमूव करना है और आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एनालिसिस करना है। समझ में आया। तो अगर आप लोग टेक्स्ट माइनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास बुनियादी तौर पे 4 स्टेप होती है टेक्स्ट माइनिंग के केस में। सबसे पहले आपको डेटा को कलेक्ट करना है, आपको क्लीन करना है, टेक्स्ट को कलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, जो आपका टेक्स्ट है उसको कलेक्ट करना है, उसको क्लीन करना है, अननेसेसरी वर्ड्स को रिमूव करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एनालिसिस करना है। ये पूरा क्या कहलाता है, ये आपके स्टेप हैं अगर आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट माइनिंग करना चाहते हैं। अब सबसे जरूरी बात क्या है, कुछ बात है जो आपको याद करनी है, आर कोड फॉर द टेक्स्ट माइनिंग। अगर आप लोग आर कोड का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट माइनिंग के लिए, सबसे पहले आपको इंस्टॉल एंड एक आपका पैकेज रहता है उसको लोड करना है, जिसके लिए कमांड आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको याद ही करना पड़ेगा, अभी समझने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो आपको टेक्स्ट डेटा क्रिएट करना है, उसके बाद आपको कोर प्लस क्रिएट करना है। इसका भी मैंने यहाँ पे आपका सिनेटेक्स से आप लोग कह दीजिए कमांड गिवन है। उसके बाद आपको लोअर केस को कन्वर्ट करना है टू द लोअर केस के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना है, उसके बाद आपको पंक्चुएशंस को रिमूव करना है, उसके बाद आपको क्रिएट करना है टीम डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स को। इन शॉर्ट में ये पॉइंट आपको एज इट इज रटने हैं। देखिए, अभी समझाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये सारे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने वाली चीजें हैं। एक बार आप लोग प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते, जब देखते तब तो आपको समझ में आता, ठीक है, लेकिन अभी ये क्या लिखा हुआ है सिर्फ आप लोग इसको याद करिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। ठीक है, 3-4 बार लिख के देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कोड केवल 3 ही टॉपिक बनेंगे जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, 3 टॉपिक को अगर आप लोग एक बार गो थ्रू करके ना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मेमोरी के अंदर रिटेंशन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। तो देयर आर द 3 मेन टेक्निक जहां पर आपका टेक्स्ट माइनिंग होता है, दूसरा आपका कैटेगराइजेशन होता है।
रहता है जिसको आप लोग क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और तीसरा क्या रहता है, सेंटिमेंट एनालिसिस रहता है। तो टेक्स्ट माइनिंग आपका क्लियर हो गया है, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सर दूसरा क्या है, कैटेगराइजेशन है। ध्यान दीजिएगा, कैटेगराइजेशन का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। किस कैटेगरी का टेक्स्ट है उसको उसके अंदर क्लासिफाई कर देना, ये क्या कहलाता है, ये आपका कैटेगराइजेशन कहलाता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, कैटेगराइजेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग टेक्स्ट इनटू द प्री डिफाइंड कैटेगरी। जो आपके पास पहले से डिफाइंड कैटेगरी है, प्री डिफाइंड कैटेगरी है, उसके अंदर अपने जो टेक्स्ट है उसको ग्रुप करना, ये क्या कहलाता है, कैटेगराइजेशन कहलाता है। जैसे अगर आप लोग ईमेल के अंदर बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी बनी हुई होती है, स्पैम की एक कैटेगरी होती है, इंपॉर्टेंट की एक कैटेगरी होती है, प्रमोशन की एक कैटेगरी होती है। तो जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को आपको ग्रुप के अंदर कैटेगराइज करना है, और वो जो कैटेगरी आप लोग बना करके चलते हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड कैटेगरी होती है, ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस एग्जांपल की बात करते हैं तो कस्टमर के रिव्यू है, जैसे या तो पॉजिटिव रिव्यू होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल रिव्यू होगा, ठीक है। तो इनके अंदर आपको क्लासिफाई करना होता है। तो इस तरीके से जो प्री डिफाइंड कैटेगरीज हैं उनके अंदर डेटा को क्लासिफाई करना ही कैटेगराइजेशन कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिंपल कैटेगराइजेशन एग्जांपल की अगर आप लोग बात करते हैं तो जैसे अगर आप लोग रिव्यू की बात करेंगे, सी लिख करके ब्रैकेट, एक्सीलेंट प्रोडक्ट हो गया, पुअर डिलीवरी सर्विस हो गया, उसके बाद एवरेज क्वालिटी हो गया, तो एक एग्जांपल दिया गया, ठीक है। अब अगर आप लोग कैटेगरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोगों को कैटेगरी ही लिखना पड़ेगा और इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। अब मैं अगेन वही बात बार बार नहीं बोलूंगा कि हम यहाँ पे इसको समझने नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, इसको आपको केवल याद करना, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आपको क्या करना है, आपको डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, डेटा डॉट फ्रेम और रिव्यू और कैटेगरी, ठीक है। ये कुछ कुछ 3 स्टेप है, आप लोग मोटा मोटा क्या कह सकते हैं, सर आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, उसके बाद आप लोग क्या कह सकते हैं, सर स्टेप नंबर 3 हो गया, जिसको आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे कैटेगराइजेशन का बिजनेस के अंदर क्या यूज होता है। तो यहाँ पे पहला यूज है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कस्टमर के फीडबैक को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो कैटेगराइजेशन आपकी हेल्प करता है। अगर आप लोग ऑटोमेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं ईमेल को तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन आपकी हेल्प करेगा। कस्टमर सर्विसेज के अंदर आपका जो कैटेगराइजेशन है वो आपकी काफी हद तक मदद करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गो थ्रो कीजिए। आपको मैंने कमांड भी दिया हुआ है, आपका कोड भी दिया हुआ, उसको आपको याद करना है, बाकी दूसरा कोई चांस नहीं है, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, आपको केवल और केवल याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और आपका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा, दैट इज द सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। आपको आइडेंटिफाई करना है इमोशंस को और ओपिनियन को इन टेक्स्ट, जो भी आपके पास टेक्स्ट आए हैं या जो भी आपके पास वर्ड्स आए, ठीक है, उनके अंदर आपके कस्टमर की ओपिनियन क्या है और आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपकी सर्विस को लेकर के इमोशन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना इज कॉल्ड द सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको सेंटीमेंट एनालिसिस बोलते हो। और यहाँ पे ये आपका डिटरमाइन करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। 3 पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर या तो न्यूट्रल है। जैसे अगर आप लोग एक रिव्यू की बात करते हैं और सेंटीमेंट कैसे लगाया जाएगा, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट ने लिखा, किसी कस्टमर ने लिखा प्रोडक्ट को लेकर के अमेजिंग प्रोडक्ट, तो हम लोग कहेंगे ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ठीक है। किसी ने कहा वेरी पुअर सर्विस, इसका मतलब ये आपका नेगेटिव सेंटीमेंट है। और किसी ने लिखा प्रोडक्ट इज ओके, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे सेंटीमेंट कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे 3 आपके व्यवस्थाएं बनती हैं, 3 लेवल होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो टेक्स्ट के अंदर हमें पता लगाना होता है हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, हमारी सर्विस को लेकर के, हमारा जो कस्टमर है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो कस्टमर है वो कैसा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है या न्यूट्रल सोचता है, क्या कुछ इमोशन हमारे प्रोडक्ट को लेकर के उसके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग वाई सेंटीमेंट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर सेंटीमेंट एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को अंडरस्टैंड करना है तो आप लोग इसी चीज को यूज करके उसके जो सेंटीमेंट है या फिर उसके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप लोग ब्रांड रेपुटेशन को मॉनिटर करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, रिव्यू के बेस पे ही तो मॉनिटर होगा ना, तो आप लोग इसके लिए कर सकते हैं। अगर आप लोग सर्विस को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप लोग सोशल मीडिया ओपिनियंस को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भाइयों और बहनों आपको क्या देखने को मिलता है, आपका सेंटीमेंटल जो आपका एनालिसिस है वो आपकी काफी हद तक मदद करता है। समझ में आया? अब आगे चलिए,
अगर आप लोग कोड की बात करते हैं तो आपको एक इंस्टॉल करना है पैकेज, जिसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको रिव्यू क्रिएट करना है, इसको याद कर लेना है, और एनालिसिस करना है सेंटीमेंट को। ध्यान दीजिएगा, आज की जो क्लास रहेगी ना पार्ट सेकंड के अंदर, मैं अगेन कह रहा हूं, आपके कोड पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि जीरो है, बहुत कम है, ठीक है। आपके कंपैरिजन में जहां तक मेरा ओपिनियन है, जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको इतना बता सकता हूं, जो पार्ट वन के अंदर है ना वहां से ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग रिस्क मत लीजिएगा, तीन ही तो कोड है जिसको आपको याद करना है, जिसके अंदर आपको जो आपकी स्टेप है उनको याद करना, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग ये कोड रन करते हैं और ये आपका आउटपुट रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंटल, नेगेटिव वैल्यू का मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट, जीरो का मतलब न्यूट्रल सेंटीमेंट। सबसे जरूरी बात क्या है सर, आपकी टेक्निक और पर्पस, ठीक है ना। जैसे टेक्स्ट माइनिंग हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया, सेंटीमेंट एनालिसिस हो गया, इनके बीच में फर्क क्या होता है ये आपको पढ़ना है। देखिए एक शब्द में डिफाइन करता हूं, टेक्स्ट माइनिंग का मतलब आपको पैटर्न्स और वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना, कैटेगराइज का मतलब उनको कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर देना है, और सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, हमारी सर्विस को लेकर के, हमारे कस्टमर के क्या ओपिनियन है, क्या इमोशन है, इसको समझना, ये क्या कहलाता है, ये आपका सेंटीमेंट एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका आज का सेकंड पार्ट था, बहुत छोटा सा पार्ट है, करीब करीब 10-15 मिनट का पार्ट है, जहां पर मैंने अमेजिंग नोट्स के साथ, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स के साथ आपको यहां पर टेक्सचुअल एनालिटिक्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आप सभी को समझा दिया है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होगी, यहां तक मामला आपको समझ में आया होगा। अब दो बातें हैं जिनको आपको समझना है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जरूर कमेंट कीजिए, साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर, वहां पे भी आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट के अंदर, जो आपका एक दिन पहले रहेगा आपके एग्जामिनेशन से। बाकी थैंक यू।